नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स से स्टडी करा रही थी। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से स्टडी कर रहे थे। उस क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसमें हमने 5 टाइप की प्रोसेस स्टडी कर ली थी। अब हम थर्मोडायनेमिक्स की 2 टाइप की प्रोसेस और स्टडी करेंगे। यहाँ पे 2 टाइप की प्रोसेस हम स्टडी करेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। एमएससी प्री की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में भी हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे, फिर स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स पे आएंगे। इसमें सबसे पहले हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो 2 टाइप की प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि देखो इस तरीके से हम एक सिलेंडर लेते हैं जिसमें एक वेटलेस स्टेनलेस पिस्टन लगा दिया जाता है। क्लियर? इसमें गैस भरी हुई होती है। इनिशियली क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इसकी वैल्यू इक्वल होती है तो ये पिस्टन अपनी पोजीशन में रहता है। फिर हम क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल चेंजेस करते हैं। इस पिस्टन को मैंने एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज किया, तो जैसे ही पीई की वैल्यू इंक्रीज हुई पीआई से, ये पिस्टन नीचे की तरफ आया और बहुत ही स्लाइटली चेंजेस हुए। जैसे ही स्लाइटली चेंजेस हुए, इसके अंदर जैसे ही पिस्टन नीचे आया वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इस पीआई की वैल्यू वापस इंक्रीज हो गई और ये पीआई की वैल्यू इतनी इंक्रीज हुई कि ये जिस पोजीशन में पहले था उसी पोजीशन में ये वापस चला जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है वो साइक्लिक प्रोसेस की से ही रिजेंबल करती है, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में आपके पाथ चेंज हो गए थे। यहाँ पे इनकमिंग और आउटकमिंग पाथ दोनों सेम है। भाई इनकमिंग पाथ मीन्स ये यहाँ पे आया नीचे की तरफ, हमने वापस इसके वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज होने से इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हुआ और इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होने से ये वापस अपने उसी पाथ से, जिस पाथ से आया था उसी पाथ से वापस लौट के चला गया। मीन्स इनके इनकमिंग और आउटकमिंग पाथ सिमिलर होते हैं। तो ये रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाती हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में बहुत ही सूक्ष्म चेंजेस करने पड़ते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस करने पड़ते हैं। जो हम वर्क कर रहे हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में किया जाता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस से जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम वर्क होता है। क्या याद रखना है आपको, इतनी बातें याद रखनी है कि रिवर्सिबल प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब हम इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस करते हैं। यदि मैं इसमें बहुत सारा सडनली चेंजेस करती, मीन्स पीई जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती इंटरनल की बजाय, तो ये पिस्टन बहुत ही ज्यादा नीचे आ जाता। अब ये जब पिस्टन नीचे आया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ,
लेकिन ये जो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इस वॉल्यूम से इतना प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता या इतना प्रेशर इंक्रीज नहीं हो पाता कि ये पिस्टन वापस अपनी उसी पोजीशन में चला जाए। तो क्या हुआ, सडनली चेंजेस से प्रोसेस कैसी हुई, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस से प्रोसेस कैसी हुई, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस करवाने के लिए हमें बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स, बहुत इनफाइनाइट नंबर में स्मॉल स्टेप्स यूज करनी होती हैं। इसीलिए ये प्रोसेस कैसी होती है, स्लो प्रोसेस होती है। भाई यहां तक आने के लिए इस प्रोसेस में हमें बहुत बार इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स ऐड करने पड़ेंगे, और जब इतने स्टेप्स ऐड करने पड़ेंगे तो ये प्रोसेस कैसी हुई, स्लो प्रोसेस हुई, स्लो प्रोसेस हुई। और ये प्रोसेस कैसी होगी, फास्ट प्रोसेस। आपने कैसे किया, सडनली चेंजेस किए, इसीलिए ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं जा पाई। ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है, ये नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है। क्लियर यहां तक। रिवर्सिबल प्रोसेस से जो वर्क किया जाता है, वर्क डन किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है वर्क डन किसमें, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क किया गया है उसके कंपैरिजन में रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क करते हैं वो ज्यादा होता है। क्लियर यहां तक। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमें यही चीजें याद रखनी है कि वर्क किसमें ज्यादा होता है और किसमें कौन से टाइप का चेंजेस किया जाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। देखो आप चार टाइप के लॉ पढ़ रहे हो, चार लॉ पढ़ते हैं हम। पहला लॉ हम पढ़ते हैं जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ पढ़ते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड पे हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फोर्थ पे हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हम चार लॉ सीक्वेंस वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, इस लॉ में क्या पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे स्टडी करेंगे, एक एक करके हम। आप लोगों ने हो सकता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में पढ़ा था सेकेंड ईयर के अंदर, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। आपके फिजिकल केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में 2 यूनिट दी हुई थी, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट जिसमें आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, और थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड जिसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी किया था। मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी इन लॉज का, इनमें क्या क्या पढ़ेंगे हम वो बताऊंगी। क्लियर, क्या क्या आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो लॉ है, ये लॉ आपका थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशंस डिफाइन करता है किसी भी सिस्टम की। दिस लॉ डिफाइन द क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन of a
सिस्टम। क्या कहता है ये लॉ? ये कहता है कि यदि कोई हमारे पास 3 सिस्टम है, इन 3 सिस्टम में से कोई 2 सिस्टम जो है वो हमारे पास 3 सिस्टम है ए, बी और सी। ये कहता है कि कोई 2 सिस्टम ए और बी किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या कहा? जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग कोई 3 सिस्टम यदि आपस में कोई 3 सिस्टम है जिसमें से 2 सिस्टम जो है वो आपस में किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे, तो ये दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे। सिस्टम ए जो है वो सिस्टम सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम बी जो है वो सिस्टम सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग सिस्टम ए और सिस्टम बी ये भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये था आपका जीरोथ लॉ। क्लियर यहां तक? थर्मली इक्विलिब्रियम का मीन्स इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T3 है। तो T1 किसके इक्वल होगा? T2 के। T1 किसके इक्वल होगा? T3 के। T2 किसके इक्वल होगा? T3 के। क्लियर यहां तक? ये था आपका जीरोथ लॉ। क्लियर? अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, न ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है। ये लॉ कहता है कि किसी भी सिस्टम के द्वारा जो वर्क, किसी भी सिस्टम को जो हम एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से जो हीट प्रोवाइड करवाई जाती है, ये हीट उस सिस्टम के द्वारा या तो वर्क करेगी और रिमेनिंग हीट उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। क्लियर यहां तक? मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहलाएगा। इट इज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? न तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और न ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कैन नॉट create or nor destroy. Energy cannot create or nor destroy, but it convert into one form to another form. But the energy convert into one form to another form. मान लो हीट दी तो वो उससे वर्क कर लेगा, हीट दी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, एक एनर्जी की फॉर्म से दूसरी एनर्जी की फॉर्म में चेंज तो हो सकता है, लेकिन एनर्जी न तो डिस्ट्रॉय होगी और न ही एनर्जी क्रिएट होगी। मीन्स यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कंटेंट जो है वो हमेशा क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। क्लियर यहां तक? अब हम बात करते हैं इसी फॉर्म में।
मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं। मान लो कोई सिस्टम था मेरे पास और इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी E1। ये कोई सिस्टम था, इस सिस्टम की एनर्जी थी E1। इस सिस्टम को हमने हीट दी Q1। क्या हीट दी? Q1 हीट दी। तो अब इसके पास एनर्जी कितनी हो गई? पहले इसके पास एनर्जी थी E1 और अब हमने इसको एनर्जी दे दी Q1, तो इसके पास एनर्जी कितनी हो गई? Q1। E1 प्लस Q1। इससे ये कुछ वर्क करेगा, इन एनर्जी से ये कुछ वर्क करेगा। तो अब इसके पास एनर्जी चेंजेस क्या हुए? E1 प्लस Q प्लस W। इससे इसको इसके ऊपर कुछ वर्क किया गया तो ये एनर्जी क्या हो गई? E1 Q प्लस W। और ये क्या बना हमारे पास? ये जो एनर्जी है ये टोटल E2 के इक्वल है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस किसके इक्वल आए आपके पास? ये जो E2 है ये किसके इक्वल हुआ? E1 प्लस Q प्लस W। इस E1 को मैं इधर लेके गई तो E2 माइनस E1 किसके इक्वल हुआ? Q प्लस W। ये किसके इक्वल हुआ? डेल E। ये किसके इक्वल हुआ? Q प्लस W। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि जब किसी सिस्टम को हीट दी जाए और इस सिस्टम पे W वर्क होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो हीट प्लस उस पे जो वर्क हो रहा है W, उन दोनों के सम के इक्वल होगा। उस सिस्टम को कोई Q हीट दी और उस सिस्टम पर वर्क किया गया W, तो टोटल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा? उस सिस्टम को जितनी हीट दी वो प्लस में उसके उसके ऊपर जो वर्क किया गया है W उसके इक्वल होगा। क्लियर? अब देखो हम बात कर रहे हैं इस वर्क की। देखो हमने यहाँ पे तीन चीजें पढ़ी। क्या क्या पढ़ी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या काम में आया? हीट आई, दूसरा वर्क आया और तीसरा इंटरनल एनर्जी आया। आया ये तीनों वर्ड? अभी हमने इन तीनों वर्ड के बारे में पढ़ा। अब मैं एक एक करके इनकी के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या है आपका? एक पाथ फंक्शन है। वर्क हमारा क्या है? पाथ फंक्शन है। पहली बात क्या क्या चीजें याद रखनी है? वर्क पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन होगा तो इसका डिफरेंशियल कैसा होगा? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। कैसा होगा? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। पाथ फंक्शन है इसलिए वर्क को हम किसी भी टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम वर्क को दो फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। W इक्वल टू P डेल V, दो फॉर्म में कैलकुलेट किया जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क की दो फॉर्म काम में लेंगे, एक्सपेंशन वर्क और कंप्रेशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क में हम नेगेटिव साइन IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग पहला एक्सपेंशन वर्क और कंप्रेशन वर्क। बहुत डिटेल में हमने इस वर्क को कैलकुलेट भी किया था सेकेंड ईयर के अंदर। वो डिटेल्ड स्टडी में यहाँ पे नहीं कराऊंगी। आपको पता होगा ऐसे एक सिलेंडर लगाया था, इसमें गैस फिल की गई थी, ये इंटरनल प्रेशर, बाहर एक्सटर्नल प्रेशर, इस तरीके से हमने चेंजेस किए थे। एक्सपेंशन कर रहे हैं मीन्स बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे तो बाहर वाला प्रेशर कम होगा,
किसके कंपैरिजन में, पी इंटरनल प्रेशर से, पी इंटरनल की वैल्यू ग्रेटर होगी पी एक्सटर्नल से, तब कौन सा वर्क होगा, एक्सपेंशन वर्क होगा। और इस केस में वर्क का साइन जो है नेगेटिव होगा, और ये जो नेगेटिव कब होगा, जब वर्क डन होगा बाय द सिस्टम अकॉर्डिंग टू IUPAC के अकॉर्डिंग। द नेगेटिव साइन used for expansion work done by the system, सिस्टम के द्वारा यदि एक्सपेंशन वर्क हो रहा है तो हम कैसा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और ये W क्या हो जाएगा, -P del V। कंप्रेशन वर्क में IUPAC के अकॉर्डिंग टू IUPAC पॉजिटिव साइन यूज करेंगे हम, पॉजिटिव साइन यूज्ड फॉर कंप्रेशन वर्क और ये भी वर्क क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। यदि वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। याद रखना, यदि सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया तब तो कंप्रेशन वर्क पॉजिटिव साइन का होगा, और यदि सिस्टम पर वर्क किया गया तो कंप्रेशन वर्क को हम नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे। ये चीजें आपको साइन याद होने चाहिए, वरना हमारा रिजल्ट अपोजिट निकल के आ जाएगा। और इस केस में W की वैल्यू होगी PdV, इस केस में W की वैल्यू होगी PdV। क्लियर यहां तक? अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा था डेल E। यहां पे भी वर्क डन हो रहा था सिस्टम पर, हमने W वर्क कराया था सिस्टम पर, तभी तो उसकी एनर्जी में W जोड़ा था। यहां पे भी वर्क डन हो रहा था सिस्टम पे, तो डेल E की वैल्यू हमारे पास आई थी Q प्लस W। तो एक्सपेंशन वर्क के लिए डेल E की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल E इक्वल टू Q माइनस PdV। और कंप्रेशन वर्क में जो कि सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, उस टाइम आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, डेल E इक्वल टू Q प्लस PdV। ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि डेल E इक्वल टू Q माइनस PdV कब, जब वर्क डन हो बाय द सिस्टम और कौन सा हो, एक्सपेंशन वर्क हो, तब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या बन जाएगा, डेल E इक्वल टू Q माइनस PdV। अब इस Q की ये जो हीट है इसका साइन भी हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। वर्क जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसीलिए इसकी जो यूनिट है वो एनर्जी की यूनिट ही होगी। कैलोरी और की फॉर्म में हम इसको वर्क को कैलकुलेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस हीट के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इस इंटरनल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। ये केवल और केवल मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। आपके सिलेबस में सिर्फ आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम जो आपके डेरिवेशंस हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।